यस सर। सो आप लोगों का जो फर्स्ट मिड टर्म हो रहा है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में मिड टर्म में जो क्वेश्चन रहेगा, जो सिलेबस रहेगा वो होगा इंट्रोडक्शन, ER डायग्राम टू टेबल मैपिंग एंड रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ER डायग्राम मैपिंग का बस एक टॉपिक छोटा सा बाकी है। ये करने के बाद आज मैं रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, वहाँ तक ही रहेगा फर्स्ट मिड टर्म में। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्विजेस देना पड़ेगा, मूक कोर्स करना पड़ेगा आप लोगों को डेटाबेस के ऊपर, और 2 असाइनमेंट लेंगे हम, ओनली 2 असाइनमेंट लेंगे। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स वेब जो है ना, जो कोर्सेरा या NPTEL या यूडेमी कहीं से भी आपको मूक कोर्स एनरोल करना होगा, उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, है ना। लास्ट में मैं प्रूफ मांगूंगा। डेटाबेस या SQL या डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या डेटाबेस का कोई एप्लीकेशन, किसी के ऊपर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप मूक कोर्स कर सकते हो, नो बाउंडेशन। बस ये है कि हाँ, सिलेबस डेटाबेस का होना चाहिए, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। So could you share the portion on the WhatsApp group? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऑनलाइन जो लोग अटेंड कर रहे हो, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes सर थोड़ी क्लियर नहीं है, मतलब काफी दूर से आ रही है। स्टूडेंट, am I audible? Yes sir. क्या हुआ बच्चे? Am I audible? Yes sir. Okay. Now listen. Your today is 18. Okay. So so RDBMS course. RDBMS कोर्स में कितने कंपोनेंट्स है? एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होगा 40 मार्क्स के। इंटरनल का 3 डिवीजन है, जानते हो क्या क्या? MT1 कितने मार्क्स के? 20। MT2 20 मार्क्स के। एंड CWS नाम का जो है, ये है टोटल 20 मार्क्स के। CWS का डिवीजन देखो, CWS का डिवीजन है क्विज का 10 मार्क्स, मूक कोर्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम कोर्सेरा और फ्रॉम NPTEL, स्वयं, यूडेमी एटसेट्रा, कहीं से भी कर सकते हो आप। दैट मूक कोर्स इज ऑफ 5 मार्क्स एंड assignment is of 5 marks. So there will be 2 assignments, one before MT1 and one after MT1 and before MT2. So हम लोग 2 assignments देंगे आप लोगों को, बाकी सब रहेगा होमवर्क, आपको घर में करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा। बट क्विजेस आपको देना पड़ेगा। क्विज का टाइम टेबल अभी बन रहा है, शेड्यूल बन रहा है, आप लोगों से शेयर किया जाएगा। मूक कोर्स मैं चाहूँगा कि आप लोग नेक्स्ट मंडे तक फाइनलाइज कर लो और CR को दे दो आप अपना अपना मूक कोर्स के डिटेल्स। CR तुम्हें गूगल फॉर्म फ्लोट करना, फ्लोट करके पूरा क्लास में से इस तरह के फॉर्मेट में ले लेना, जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट के, नेम, मूक कोर्स डिटेल्स, मूक कोर्स नेम, सॉरी मूक प्लेटफॉर्म। मूक प्लेटफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा? कोर्सेरा या NPTEL या स्वयं, यूडेमी, वो है नेम, मूक कोर्स का नाम, नेम ऑफ कोर्स एंड उसका लिंक। ये आप क्रिएट करो और पूरे क्लास ग्रुप में आप शेयर कर दो आज ही, ठीक है।
ये मुझे चाहिए मंडे तक। मंडे तक जिन लोगों ने नहीं देंगे उन लोगों का मार्क्स ये 5 में से कटेगा, ठीक है। कौन से कंपोनेंट में से? ये 5 में से। ओके, सो ये अभी मेरे पास रिकॉर्ड आएगा कि ये स्टूडेंट, सपोज करो कि अमृत खरवंदा इस कोर्स कर रहा है और ये इसका लिंक है, ठीक है। तो फिर एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर एक बार दोबारा आप ये फॉर्म फ्लोट करोगे जिसमें वो लोग कोर्स जो कर रहा है ना उसका प्रूफ, सर्टिफिकेट का प्रूफ, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा तो ही करोगे आप लोग। उसका सर्टिफिकेट का लिंक एक आ जाएगा, है ना, सर्टिफिकेट लिंक, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा। लेकिन वो कब ऐड होगा? एंड में, है ना, जब मैं बताऊंगा तब। अभी तो ये लिंक तक, लिंक ऑफ कोर्स, मुक लिंक, ठीक है, ये यहाँ तक देके फ्लोट करोगे। ये हो गया ये बात। अब सिलेबस में बता रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर अगर रिसेंट टाइम में अगर कर रखा है मूक कोर्स तो डाल सकते हैं क्या? कर रखा है तो नहीं होगा, करना पड़ेगा दोबारा। ओके। इस सेमिस्टर में करना पड़ेगा, मतलब जैसे ये कोर्स है ना, इस सेशन में करना पड़ेगा। पहले से तो तुम लोग कुछ भी करके रख सकते हो, दैट इज गुड, बट सिंस इसका इवैल्यूएशन होगा तो इसलिए ये इस सेशन में करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, अब मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस फॉर MT1, ओके। इसका इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ RDBMS, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें जैसे 3 लेयर आर्किटेक्चर, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, दैट मीन्स फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, ये जो मैंने बताया था, कॉर्ड्स रूल, difference between file system and RDBMS, the significance of those rules, means what are the benefits of RDBMS, that means integrity, consistency, all those things, security, all those things है। फिर आएगा ER and ER diagram, and then ER and ER diagram to ER and ER diagram to table mapping, और इसके साथ होगा रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, सो दिस आर द सिलेबस। कोर्स हैंड आउट अगर देखोगे तो कोर्स हैंड आउट में मैं दिखाता हूँ तुम्हें कोर्स हैंड आउट। तो कोर्स हैंड आउट में मैं मार्क करा देता हूँ कि कहाँ तक है। ये कोर्स हैंड आउट में दोबारा मैं तुम लोगों से शेयर करूंगा, इसमें थोड़ा सा अपडेट किया हम लोगों ने। इसमें देखो ये जो इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन, डेटा मॉडलिंग, ईआर डायग्राम, ये जो रिलेशनल मॉडल एंड ईआर मैपिंग है ना, ये हो जाएगा, है ना, ये आएगा। और रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस है, इनमें से कैलकुलस नहीं आएगा, ओनली रिलेशनल अलजेब्रा आएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ तक, ये नीचे है रिलेशनल कैलकुलस नहीं आएगा। ये मैं आप लोगों को मेल भी कर दूंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। बट ये इंट्रोडक्शन, डेटा मॉडलिंग एंड मैपिंग ऑफ ईयर टू ईयर डायग्राम एंड रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अभी लास्ट क्लास में हम ईयर टू ईयर मैपिंग कर रहे थे, तो उसको पहले हम फिनिश कर देते हैं, फिर हम कुछ फॉरेन की के बारे में हम कुछ डिटेल्स देखेंगे। सो इसमें कहाँ तक हो गया था, कोई बता सकते हो? स्टेप 6 मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया था। फिर से बता दीजिए सर ये वाला।
कौन सा? मल्टी वैल्यू का फिर से बताने से वजह मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, प्रीवियस रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे क्या होगा, हम MT1 का सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार देख लो, MT1 का सिलेबस जब कवर हो जाएगा फिर अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं दोबारा बोल दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, वैसे मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप करा देता हूँ। क्विक रिकैप में ये है कि जैसे किसी भी ईयर डायग्राम में अगर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे है, लोकेशंस में है, तो इस लोकेशंस के लिए अलग से एक टेबल बनेगा। ठीक है, और उस टेबल में क्या आएगा, लोकेशंस आएगा एक फील्ड, और दूसरा होगा लोकेशंस एट्रीब्यूट, जिस एंटिटी का एट्रीब्यूट है लोकेशंस, उस एंटिटी के जो प्राइमरी की होगा वो। दैट मीन्स नेम नहीं है ना, नेम नहीं है इसको, तुम लोगों को मैंने मार्क कराया था शायद लास्ट क्लास में कि नेम इज नॉट ए प्राइमरी की, इट इज रॉन्गली मार्क्ड। ओके, ओनली प्राइमरी की इज द नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। तो एक आएगा लोकेशंस और एक आएगा नंबर। सिमिलरली मैं तुम लोगों को शायद एग्जांपल भी दिया था लास्ट के क्लास का, नोटबुक में एक बार ओपन करता हूँ। सो हाँ देखो, ये एग्जांपल मैंने दिया था कि सपोज दैट T3, लेट मी यूज हाइलाइटर, suppose that this T3, are you seeing it, this T3, suppose that this T3 is the attribute of T, which is a multi-valued attribute. Okay, now this T3 is having two attributes, one is CC and another is suppose MN. Okay, so this CC and MN are the simple components of the attribute T3. So in the table you should add this CC and MN. You shouldn't include T3 because T3 is a composite multi-valued attribute. Actually it is a complex attribute. But if you get this type of attribute like only T3 were there, if you only find this T3 without any composite structure, simple, only T3 is there, then you can only just write T3 and the T1. T1 is the primary key of this T table, but here the primary key will be both, means both attributes should be underlined. Okay, so like this. Now let us go to the next step. That is step number. It is step number 7, I think. Yeah. 6. क्या हो रहा है? 6, 7. Okay. Now for each n-ary relationship. Now what is n-ary relationship? What is unary relationship? Unary means one entity is related to itself. Binary means relation between two entities. Sir, N and M. N-ary means number of entities can be up to n. Okay. So for this case, you have to note that the value of n would be greater than 2. Now in this case, you have to create a new relation S to represent R, where R is the name of the relationship. That means diamond में जो नाम होगा वो होगा R, और तुम्हें एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल का नाम होगा S. Include as foreign key attributes in the S, that means S टेबल में foreign key होगा. कौन सा foreign key होगा? The primary keys of the relations that represent the participating entity types. That means उस n-ary relationship में जितने भी entities participate कर रहे हैं,
हर एक एंटिटी का प्राइमरी की को तुम्हें उस टेबल में इंक्लूड करना है और सभी के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन देना है, ठीक है। ओके, also include any simple attributes of the n-ary relationship types as attributes of S. The primary key for S is usually a combination of all the foreign keys that reference the relations represented or participating entity types. इसका मीनिंग ये है, जैसे इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम दोबारा इसमें आएंगे, है ना। जैसे सपोज करो कि ये सप्लायर है, दिस इज सप्लायर, this is supply relationship and this is project entity. Supplier is the entity, project is the entity and part is the entity. Okay, now this supply is a ternary relationship. Why it is ternary? Because three entities are participating. Now if supply is a relation, then supply is having its own attribute as quantity. Okay, now if I want to just make a table, then how can I do that? I have to make a table named हाँ, एक टेबल बनाना पड़ेगा जिस टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। सपोज करो कि इस टेबल का नाम मैंने कुछ एस दे दिया, है ना, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम में कुछ नहीं लिखा, नाम कुछ भी दे सकते हो। बट सी हियर, व्हाट आर द नेम्स? सप्लायर, project and part, but what will be the foreign keys? S name, project name and part number. So S name, part number and project name. Okay, and project name. Along with that, we have to include what? We have to include simple attribute of the relationship which is quantity. relationship के जो खुद का जो attribute है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, quantity। ये होगा, ये तो हो गया attributes। अब इसमें प्राइमरी की कौन सा बनेगा? S name, part number and project name together. So primary key will be S name, part number and sorry, not quantity, it is what? Project name. Okay, अब तुम बोलोगे कि सर इसमें फिर फॉरेन की क्या क्या होगा? S name alone is a foreign key which is referencing to supplier table and S name, because S name is the primary key in the supplier relation. Part number alone is a foreign key which is referencing to part table and part number primary key. Similarly, project name alone is a foreign key which is referencing to project table's project name attribute because they are the primary key. This is simple. So let us move to the next rule. Okay. So repeat the example one more time. Yeah, I am just repeating those because we had three entities. So the entities supplier, project and part. So supplier, project and part के लिए आपने क्या किया? S name, project name और part number इसको primary की बनाया। इसके अलावा और भी बहुत सारे attributes हो सकता है। So that is why they have put dot. Okay, इसके अलावा और भी बहुत सारे attribute हो सकते हैं, but that doesn't matter. आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो रिलेशनशिप है उसके लिए एक अलग टेबल बनाना होगा जिसका नाम है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई नाम रख दिया इसका। अब सप्लाई में क्या क्या आएगा? जितने भी प्राइमरी की था वो सारे प्राइमरी की इसमें आ जाएगा और सप्लाई रिलेशनशिप का खुद का जो एट्रीब्यूट था क्वांटिटी वो भी यहाँ पे आ गया। बट दीज थ्री एट्रीब्यूट्स टुगेदर विल बिल्ड द प्राइमरी की ऑफ दिस सप्लाई रिलेशन। Okay, is it sufficient? Is it sufficient, Amog? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us go to the next.
ओके, सो नेक्स्ट जो मैपिंग है, ये मैपिंग अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैपिंग में सिर्फ लास्ट टाइप एक है, ये पढ़ना होगा आपको। जो 4 ऑप्शन है, जैसे सिंगल, जैसे ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हो तो फिर आप उसको मैप कैसे करोगे। तो उसको मैप करने का बहुत सारे तरीका है। जैसे इफ यू हैव अ सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप, सुपर क्लास सब क्लास मीन्स जैसे कि हो सकता है कि ट्रक एंड कार, इन दोनों का सुपर क्लास हो सकता है व्हीकल। तो फिर सब क्लास क्या होगा, सब क्लास जब तुम टॉप डाउन मैनर में आओगे, दैट मीन्स व्हीकल का स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है कार एंड ट्रक। और जब आप जनरलाइजेशन में जाओगे, दैट मीन्स बॉटम अप अप्रोच। जनरलाइजेशन क्या है, कार एंड ट्रक ये दोनों क्या है, एक व्हीकल है। बट स्पेशलाइजेशन किस में आओगे, जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय का फिर स्पेशलाइज्ड में आओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई काम कर रहा है, उसका डिपार्टमेंट है। कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, है ना, कोई डायरेक्टर होगा, कोई डीन होगा। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड एंटिटी। Okay, that means top down approach, if you say, then it will be specialized entity, and if you say bottom up manner, then it will be generalization. Now this generalization and specialization also comes into 2 category. One is disjoint, another is union. In disjoint category, no 2 entity will have any common feature और कॉमन एट्रीब्यूट्स। किसी भी 2 एंटिटी का जो एक सुपर क्लास से बना है उसका कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट। और यूनियन में क्या होगा, सुपर क्लास से अगर एंटिटी बन रहा है, तुम्हारे हायर के नीचे अगर आ रहा है, तो उसमें तुम्हारा कोई सा एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता है। अब बात इनहेरिटेंस की आती है। इन व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। सपोज करो कि एक सुपर क्लास है व्हीकल, व्हीकल का मानो कि एक चेसिस नंबर है, या तो कलर है, या कोई इंजन टाइप है। तो इस व्हीकल का अगर तुम पार्ट बना रहे हो और वो पार्ट में भी अगर वो एट्रीब्यूट्स आ रहा है तुम्हारा, सो दैट मीन्स द सब क्लासेस आर इनहेरिटिंग सम फीचर्स ऑफ द पेरेंट ऑफ द superset. So this is simply called inheritance. Could you draw? Yes. Could you draw? I'm unable to understand. Yes. Let me draw it. Suppose that A is there and A is giving you B and C. Okay, B and C. Now to denote this, you have to just write here either D or U. Okay, now if I say that these are disjoint, so that means no attributes of B and C will be common. Okay, but if you press union, then that means there may be some attributes that could be common. Okay, and inheritance means if you are having some attributes X or Y of A, then either B or C or both can have those attributes apart from their own attributes. Suppose that B1 and B2 are the attributes of B, but apart from this, it will have the attributes of its parent. Okay, this is called inheritance. Now if you have that type of diagram, superclass subclass relationship, then there are 4 options available for converting that into what, into table. So the last step is recommended, the last option is recommended. Now what is the last option? It is a single relation option. That means you have to create a single relation. So create a single relation schema L with attributes. What will be the attributes of L? The union of the key attributes of first entity, the attributes of S1, union attributes of SM. That means if there are multiple attributes, then all the attributes will come. Okay, this option could be used for disjoint subclasses too. Okay, now this option is for specialization whose subclasses are overlapping, and each Ti where I ranges from 1 to M is a Boolean attribute
indicating whether a tuple belongs to subclass Si or not. Okay, just let us just go to the next slide, then it will be clarified. Here you can see that all the part can be classified into two parts. One is manufactured part and another is purchased part. Now, why I am saying that all the parts means all the elements of parts, because here you can find the total participation. Here you can find the total participation. Now, there may be some cases where some manufactured parts are present in purchased part, or some purchased parts are present in manufactured part, because they are overlapping, because they are not disjoint. Okay, but this option, why this is recommended, because this option is also for overlapping as well as for disjoint. ये disjoint और overlapping दोनों के लिए applicable है. So now part is having two attributes, one is part number, another is description. And manufactured part is having three attributes, drawing number, manufactured date and batch number. Okay, sorry. Now purchased part is having two attributes, one is supplier name and another is list price. Okay, now let us see what is happening. So here for part relation, since this is a single relation option, that means you have to create only one table. In one table you have to write all those things. Okay, but which one will be the key? Key will be the part number. Okay, key will be the part number. That means the primary key of the part. Wallet right. So this is the thing. Sir, I had a doubt, sir. Sir, for part you have a double line, right? Which means all entities here have it is having double line. So all entities are taking part in the process, right? So yes, since part is having a total participation, so that means all parts can be categorized either into manufactured part or into purchased part. This is simple. Okay. Okay. And if you didn't have this double line, that means all elements of the part cannot be classified into two categories. These two categories means there are some unknown categories. So in that case, if you apply union operation into these two entities, you can have some lesser amount of entries. Okay. Okay, got it. So that is all. Okay. So here also, see here. Here also you are having person and the overlapping structure, and there are three entities: employee, alumnus and student. All are having their own entity set. Okay, so you can just create one table and you can add all those attributes, and you can make this SSN number as the primary key. Okay, hello. Yes. सर मैं क्लास में हूँ, क्लास के बारे में फोन कर रहा हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है सर, 4:30 तक। मैं आता हूँ सर, ना कॉल करता हूँ। Okay, so this was all for this ER diagram to ER mapping. Okay, now let us study something about the foreign key constants. Okay, now foreign key constants will be explained to you by using some diagrams and tables. Not by using diagrams, by using tables. Now let me open the notes. Here I have written the examples.
So we'll now study foreign key. So suppose that we have two tables. One is student table having the attributes as SID, SNAME and login ID. Okay, or login ID. And entries are like S1, S2, S3, S4. Suppose that A, B, C, and something X, Y, Z, Y, Z, B, K, L, M, M, and C. And another table is enrolled table. Is having the attributes as SID, CID, and fees. Okay, suppose that SID is having S1, S1, S2. Okay, so C1, C2, C2. Suppose that 1005, 2020, 4050. Let us just S2. Okay. Let me draw the separators. Okay. Now, in case of student, SID is the primary key, and in case of enroll ID, what is the primary key? SID and CID. SID and CID together, it will create the primary key. Now, you tell me that which one will be the foreign key of which table? So SID will be the foreign key and not table. Correct. SID will be the foreign key of enroll table because क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? अमन गोला. अच्छा, अमन गोला बोल रहा है कि SID will be the foreign key of enroll table. Okay. ठीक है अमन बताओ why? Because SID is the primary key of the student table and SID is the part of the primary key. It is not the primary key. It alone is not the primary key. Part है. कोई बात नहीं. So now you tell me which one is the referenced table and which one is the referencing table. So enrolled is the referencing table and जिसमें primary key होता है that is the reference table. So SID plus CID is the entire key, right? Or SID is one separate key and CID is another separate? SID and CID is the primary key of enroll table. So just quick question. So in the exam, should we keep SID, CID in one line or two separate lines? What? Like You are not audible. So in the exam, like should we write SID, CID in one same line or do we separate it? Because if So they're it doesn't same, matter. It doesn't matter whatever you write. If you write a continuous line, then also it is fine. If you do not write a continuous line, if you want to write in this format, then also it is okay. okay. Means it is not mandatory to draw the continuous line from SID to CID. If you don't just mention in that way, if you are mentioning two underlines in a single table, then also it is sufficient to denote that these two attributes combinedly will form the primary key. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Now this सर is लास्ट चीज सर इसमें फॉरेन की हमारी SID और CID होगी ना? SID is the foreign key which is referencing to SID of student table, and foreign key is not CID.
सर तो सीआईडी हमारी, अच्छा ठीक है, वो बस प्राइमरी की बनाने में है। सीआईडी तुम्हारी बस प्राइम एट्रीब्यूट है, सीआईडी तुम्हारी फॉरेन की नहीं है। CID is only the prime attribute. CID is not the foreign key. Foreign key is SID. बट यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि SID का वैल्यू नल होगा। क्यों नहीं बोल सकते हो? बिकॉज SID ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। सो प्राइमरी की का पार्ट नल नहीं हो सकता। बट अगर कोई फॉरेन की किसी टेबल में प्राइमरी की का पार्ट नहीं होता है, देन दैट कैन बी नल। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर हम चाहें तो हम सिर्फ सीआईडी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं ना? ओनली सीआईडी को तुम प्राइमरी की नहीं बना सकते हो इस टेबल में। क्यों नहीं बना सकते हो? बिकॉज इट इज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है सर, वो C2 है क्योंकि इसलिए। C2 रिपीट हो रहा है। देखो, ठीक है सर, ठीक है सर। अब तुम एसआईडी को भी अकेले नहीं बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे S1 रिपीट हो रहा है। यस सर। चलो छोड़ो ये सब, तो मतलब पहले पढ़ लिए थे तुम लोगों ने, ये तो छोड़ो। अभी इसमें क्या मतलब, इसमें अभी तक कितना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि क्या मैं यहाँ पे S3 एंट्री कर सकता हूँ? S3 B एंड KLM ये एंट्री कर सकता हूँ? यस और नो? अमन बोला तो फिर तुम्हारा नाम गौरव कुमार। अच्छा, तुम दोनों भाई हो, तुम मुझे बहुत परेशान किए थे। स्टार्टिंग की बात की सर नहीं सर, हाँ, ओके। ये KLM नहीं डाल सकते आप उधर? KLM मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखो, रेफरेंस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में S3 के करस्पॉन्डिंग रो को मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। सर वैसे नहीं होगा, बी नहीं लिख रहा हूँ, डालना suppose पड़ेगा। बी नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई C2 लिख दिया। और सॉरी, यहाँ पे मैं KLM नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी, मेरा यार दिमाग खराब कर दिया था। सर वो आप, हाँ मैं समझ गया क्यों लिखा 3500, सॉरी। सो S3 C2 एंड 3500, ठीक है, ये मैं एंट्री करना चाहता हूँ इसमें। क्या मैं कर सकता हूँ? सर एंट्री कर इज सकते हो। allowed, entry is permissible, allowed. Okay, no problem at all. Next question, can I enter S5 C6 1400? नो No, सर, sir. बिकॉज तो Zero सर नहीं बोल रहा है कि S5 parent table में नहीं है, so that is why it will not be allowed. Is it so? Yes, sir. Yes. Actually 100% correct. Answer is 100% correct. अगर पेरेंट टेबल में, जिस टेबल में वो फॉरेन की प्राइमरी की है, उसमें अगर कोई एंट्री नहीं होगा, तो आप उसका एंट्री चाइल्ड टेबल में या रेफरेंसिंग टेबल में कर ही नहीं सकते हो। अगर आप कर दोगे तो भी आपका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डेटाबेस विल बी इनकंसिस्टेंट। अगर ये परमिसेबल हो जाता है तो डेटाबेस विल बी इनकंसिस्टेंस। कोई मतलब डेटाबेस का फिर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, बहुत सारे नल वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो दैट इज नॉट परमिसिबल। सो वन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट अगर आप दो टेबल बना लिए हो तो ये पेरेंट टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हो पहले, तो आप कर सकते हो। अगर आप पहले एनरोल टेबल को डिलीट करना चाह रहे हो, फिर आप पेरेंट टेबल को डिलीट करना चाह रहे हो, देन इट इज नॉट अलाउड। ऐसा आज ही लैब में हुआ था किसी के साथ। किसके साथ हुआ था? शायद अमोघ के साथ हो गया था ना ये प्रॉब्लम, सर या आदित्य के साथ हुआ था। क्या चीज सर एक बार रिपीट करिए। If you are establishing this foreign key relationship in a Okay. database table in मेरे workbench, साथ हुआ था। हाँ, किसके साथ हुआ था? आदित्य? मेरे साथ हुआ था। हाँ, शुभंकर से। हाँ, तो फिर आपको पहले ये पेरेंट टेबल, दैट मीन्स जिसमें ये प्राइमरी की है, वो टेबल पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको इसमें डिलीट करना पड़ेगा। नाउ मैंने वो ड्रॉप कर दिया था, फॉरेन की थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दिया था, देन जब मैंने थोड़ा पॉपुलेट करा देन वापस डाल दिया था। So that's quick doubt, sir. So we can add extra keys to the parent table, right? Afterwards, or we have to again drop foreign key and then add the values inside, and then we have to again assign foreign key values to it.
हमारा आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर हम क्या कहते हैं टेबल ड्रॉप करने की जगह अगर हम बस कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर देते फॉरेन की का, तो उसी से हाँ काम नहीं हो जाता? हाँ, कांस्टेंट फॉरेन की ड्रॉप कर देते तो उससे काम हो जाता। सर टेबल डिलीट, अच्छा तो मैं ये जरूरत नहीं थी तो वो कि करने अगर की। आपका कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिए हो आपने, फिर नहीं होगा, ठीक है। So once the constraint is already there, you cannot add extra keys on the हाँ parent table. हाँ हाँ, करेक्ट। Shall we proceed? So we have operating system class right now, sir. अभी टाइम ओवर, ओहो Yes, sir. टाइम ओवर हो गया, चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, बाकी का डिस्कशन। Thanks, sir. ओके। टाइम इतना जल्दी कैसे चला जाता है? हाँ? गोला को मजा आया? अच्छी लगी तो इंटरेस्टिंग था तो समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी टाइम पास हो जाता है, सही सही, ये बात तो है। ओके सो आपका ये B2 नहीं B है। अभी रावत सर आते ही होंगे। So let me stop the recording.